हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। नीति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 8वीं के इतिहास का भाग 3, जिसमें हम इतिहास से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को और शेष बचे हुए 8वीं कक्षा के इतिहास के सभी प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मुगल राजकुमारों तथा मुगल राज परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्र क्या कहलाते हैं? ये निशान कहलाते हैं। मुगल राजकुमारों और मुगल राज परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्र निशान कहलाते हैं। एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजे गए पत्र क्या कहलाते हैं? खरीदा। जब एक शासक दूसरे शासक को कोई पत्र भेजता था तो उसे खरीदा कहते थे मुगल काल में। मुगल शासकों द्वारा भेजे गए पत्रों को क्या कहते हैं? फरमान। स्वयं मुगल शासक यदि कोई पत्र भेजता था तो उसे फरमान कहा जाता था। 1952 से 1962 तक संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किसने किया था? कृष्णा मेनन ने जो है 1952 से 1962 तक संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया था। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका उपनाम था बादशाह खान भी इनको कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक रहे हैं और 1947 में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसका इन्होंने कड़ा विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कहां से शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में यूरोप से शुरू हुआ था। रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया? 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। जलियांवाला बाग अमृतसर में जो है हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग के दोषी जनरल डायर को लंदन जाकर किसने मारा था? उधम सिंह नामक एक क्रांतिकारी था जिसने जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग का दोषी था, उसको लंदन में ही जाकर मारा था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। चोरा चोरी गोरखपुर, जो गोरखपुर में एक जगह है, हत्याकांड कब हुआ था जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया था? 1922 में चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, जब किसान लोग शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन कर रहे थे तो उन पर पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई गई और किसान क्रुद्ध हो गए और किसानों के क्रुद्ध होने के कारण उन्होंने वहां के जो पुलिस वाले थे उनको मार दिया था और लगभग 22 पुलिस वाले उसमें मारे गए थे। इसके कारण गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया था। साइमन कमीशन मुंबई कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आया था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इस साइमन कमीशन का विरोध हुआ। गो साइमन, इस प्रकार इसका विरोध हुआ। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया था। लाला लाजपत राय पर किस पुलिस अधिकारी ने लाठियां बरसाई थी? सैंडर्स। सैंडर्स जो थे उन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह और उनके साथियों ने जो है सैंडर्स की हत्या की थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? ये 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा कब दिया गया? 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा क्रांतिकारियों द्वारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन
कब हुआ या अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1942 में। अगस्त माह में होने के कारण इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो भारत भारत छोड़ो आंदोलन आ जाए या अगस्त क्रांति आ जाए, ये इसका सन है 1942 अगस्त में। हेमू कालाणी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 23 मार्च 1923 को हेमू कालाणी का जन्म सक्खर में हुआ था, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। 23 मार्च 1923 को सक्खर। हेमू कालाणी को कब फांसी दी गई? 21 जनवरी 1943 को सक्खर में हेमू कालाणी को फांसी दी गई थी। हेमू कालाणी ने फांसी से पहले कौन से नारे लगाए थे? इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय कहते हुए एक छोटा सा युवक हेमू कालाणी फांसी पर चढ़ गया था। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 28 मई 1883 को भगूर गांव, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, वहां पर विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था। इनको विनायक भी कहते हैं, वीर सावरकर भी कहते हैं, सावरकर भी कहते हैं, दामोदर सावरकर भी कहते हैं। नाम इनके ये एक ही नाम के टुकड़े करके अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। वीर सावरकर अपना गुरु किसे मानते थे? बाल गंगाधर तिलक को वीर सावरकर अपना गुरु मानते थे। वीर सावरकर के लिए उच्च छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर लंदन किसने भेजा था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि लंदन में ही रह रहे थे। वहां से इन्होंने वीर सावरकर के लिए उच्च छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और इन्हें पढ़ने के लिए लंदन बुला लिया। लंदन में विनायक ने अपनी गतिविधियों का केंद्र कहाँ बनाया? श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस को जो है इन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ही लिखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आपको याद रखना है। 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई थी। और कहाँ लिखी गई थी ये भी आप ध्यान रखिए। इंडिया हाउस जो था श्यामजी कृष्ण वर्मा का, वहीं पर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। रत्नागिरी महाराष्ट्र में नजरबंद किए गए सावरकर को कब आजाद किया गया? 1937 में जो है सावरकर को रत्नागिरी महाराष्ट्र से आजाद किया गया था। इनको लंदन में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति विरोधी इनकी क्रियाएं थी, उसके कारण गिरफ्तार कर लिया गया था और वहां से जहाज से इनको मुंबई भेजा जा रहा था। लेकिन रास्ते में ये जहाज से कूद गए और फ्रांस पहुंचे, लेकिन फ्रांस की सेना ने इनको पकड़कर वापस ब्रिटिश सेना को दे दिया और उसके बाद इनको रत्नागिरी महाराष्ट्र में नजरबंद किया गया। सावरकर की मृत्यु कब हुई थी? सावरकर की मृत्यु हुई 26 फरवरी 1966 को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? 2 बार जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली थी? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। बिजोलिया के किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा जिले में है, वहां के किसानों को 84 प्रकार के कर देने पड़ते थे, 84 किस्म के। साधु सीताराम के नेतृत्व में किसानों ने कब विरोध किया था? 1913 में जो है साधु सीताराम के नेतृत्व में विरोध किया गया। विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने बेगार और कर देने से कब मना कर दिया था? 1916 में जो है विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने बेगार और कर देने से मना कर दिया था। प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? अमृतलाल के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन हुआ था। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? 1880 में जयपुर में। वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में की गई थी वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के प्रयासों से। अर्जुन लाल सेठी कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1920 में जो है अर्जुन लाल सेठी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब इनकी एक बात और मैं आपको बता दूं, अर्जुन लाल सेठी जो है कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस की नीतियां इनको पसंद नहीं आई। कुछ समय बाद ये कांग्रेस से अलग हो गए और उसके बाद यह अजमेर की दरगाह में जाकर वहां के बच्चों को पढ़ाते थे और उसी प्रकार इनका जीवन यापन होता था।
अजमेर मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के राव कौन थे? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह थे जो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, वहां पर एक ठिकाना था खरवा नाम का, और वहां के राव थे गोपाल सिंह राव। इनको गोपाल सिंह खरवा भी कहा जाता है। केसरी सिंह बारहट का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? 1872 में देवपुरा शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में जो जगह है, वहां पर केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ था। चेतावनीरा चुंटिया नामक 13 सोरठों की रचना किसने की थी? यह भी केसरी सिंह बारहट की रचना है, चेतावनीरा चुंटिया। मेवाड़ के किस महाराणा को केसरी सिंह बारहट ने अपने सोरठों के माध्यम से दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? फतेह सिंह। फतेह सिंह जो है, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, वहां पर फतेह सिंह दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन केसरी सिंह बारहट ने 13 सोरठों की एक रचना चेतावनी चुंटिया उनको भेजी, और फतेह सिंह दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। प्रताप सिंह बारहट का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? 24 मई 1893 को उदयपुर में प्रताप सिंह बारहट का जन्म हुआ था। ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। चार्ल्स क्लीवलैंड ने किससे कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, वह आंसू बहाती रहती है? प्रताप सिंह बारहट से कहा था। प्रताप सिंह बारहट को जब चार्ल्स क्लीवलैंड ने गिरफ्तार कर लिया था, तो वह क्रांतिकारियों के राज इनसे लेना चाहते थे, लेकिन और कई प्रकार की यातनाएं इनको दी गई, और उनसे कहा गया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, वह आंसू बहाती रहती है। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं अपनी माँ के लिए इतने सारे लोगों की माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता, और उन्होंने इस प्रकार हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स के जुलूस पर किसने बम फेंका था? जोरावर सिंह बारहट ने बम फेंका था। 1912 में दिल्ली में जो है वायसराय थे लॉर्ड होर्डिंग्स, उनका जुलूस निकला था, उस पर केसरी सिंह बारहट के भाई थे जोरावर सिंह, उन्होंने बम फेंका था। जोरावर सिंह बारहट किस छद्म नाम से घूमते रहे और आजीवन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे? इनका नाम था अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी पूरे जीवन भर जो इस झूठे नाम से, छद्म मतलब झूठे नाम से घूमते रहे और अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। आजादी से पूर्व भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 542 देशी रियासतें थी भारत में आजादी से पहले। संविधान सभा के गठन के समय बीकानेर रियासत के राजा कौन थे? शार्दुल सिंह जो है संविधान सभा के गठन के समय बीकानेर रियासत के राजा थे। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे? बीकानेर। बीकानेर ही वह रियासत थी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसने सबसे पहले संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में सबसे पहले शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? तो बीकानेर रियासत जो है सबसे पहले संविधान सभा में शामिल हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक जिस सभागार में हुई थी, उसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? लोकसभा का सेंट्रल हॉल कहा जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, और जो उस स्थान को आज लोकसभा का सेंट्रल हॉल कहा जाता है। संविधान सभा ने कार्यों का बंटवारा कितनी समितियों में किया था? 17 समितियों में संविधान सभा ने कार्यों का बंटवारा किया था। कुछ मुख्य समितियां थी और कुछ गौण समितियां थी। इस प्रकार संविधान सभा थी, उसने 17 समितियों में संविधान सभा के कार्यों का बंटवारा किया था। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, वो रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। सारी रियासतों को भारत में मिलाने की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। जो योजना आयोग था, उस योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में, उसी को ही नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो भी होगा देश का, वह नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अरविंद पनगड़िया राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा जिले से।
पंजाब और हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1966 में जो है पंजाब और हरियाणा राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। पंजाब से हरियाणा राज्य पृथक हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तरांचल, जिसको हम वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं, कब अस्तित्व में आया था? नवंबर 2000 में जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, नवंबर 2000। मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? के एम मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इन्होंने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ था। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें जो थी मत्स्य संघ में शामिल थी। मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? एन.वी. गाडगिल ने जो है मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमार जो है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर के महाराजा थे, उनको जो है मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया। राजस्थान संघ का गठन कौन से चरण में हुआ था? द्वितीय चरण में राजस्थान संघ का गठन हुआ था। राजस्थान संघ का गठन कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। 17 मार्च को मत्स्य संघ बना और 25 मार्च को राजस्थान संघ। राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता भी कौन थे? एन.वी. गाडगिल थे। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? गोकुल लाल असावा जो है राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री रहे। राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख कौन था? भीम सिंह, कोटा के जो महाराजा थे, वो राजस्थान संघ के राज्य प्रमुख नियुक्त किए गए। राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये कोटा संभाग किया गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये उदयपुर संभाग से रिलेटेड। और शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक, इस प्रकार ये 3, 3, 6 और 3 9 रियासत, यानी सर्वाधिक 9 रियासतों का विलय जो है राजस्थान संघ में हुआ था, या द्वितीय चरण में हुआ था। तृतीय चरण में उदयपुर का विलय कब किया गया? तृतीय चरण में केवल उदयपुर रियासत शामिल हुई थी, जिसका विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जो है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जब उदयपुर रियासत संयुक्त राजस्थान में शामिल नहीं होना चाहती थी, तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू का दबाव बढ़ा और उनके कारण उनको संयुक्त राजस्थान में शामिल होना पड़ा। इसी कारण स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। संयुक्त राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह, ये उदयपुर के थे, ये राज प्रमुख थे। वृहद राजस्थान का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान का गठन हुआ था। इसी कारण राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। वृहद राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ? वृहद राजस्थान में राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय हुआ था। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। वृहद राजस्थान के राज्य प्रमुख कौन थे? मान सिंह, जयपुर के थे। पंचम चरण में मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय हुआ, 5वें चरण में। राजस्थान के एकीकरण के 6ठे चरण का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को जो है राजस्थान के 6ठे चरण का एकीकरण किया गया था। ये डेट याद रखिएगा आप, क्योंकि कई बार साधारण सी डेट हम भूल जाते हैं। 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू, उसी दिन राजस्थान के एकीकरण का 6ठे चरण का गठन किया गया। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956। अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान के किस चरण में हुआ था? 7वें चरण में हुआ। चंद्रवरदाय का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? 1148 ईस्वी में लाहौर में चंद्रवरदाय का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये चंद्रवरदाय की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
चंदोवरदाय के पिता का नाम क्या था? राव वेण। ये जो है अजमेर के चौहानों के जो है पुरोहित थे और इसी कारण चंदोवरदाय बाद में जो है दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो है पुरोहित बने और उनके अच्छे मित्र भी थे। ब्रह्मगुप्त का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? ब्रह्मगुप्त का जन्म जो है 598 ईस्वी में भीनमाल जालोर में हुआ था। खगोल शास्त्र के ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना किसने की थी? ब्रह्मगुप्त ने जो है 628 ईस्वी में खगोल शास्त्र का ग्रंथ है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, इसकी रचना की थी। त्रिकोणमिति के नियम ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ में उपलब्ध करवाए थे? खंडखादिकम। खंडखादिकम नामक ब्रह्मगुप्त का एक और ग्रंथ है जिसमें त्रिकोणमिति के नियम दिए हुए हैं। विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक कौन थे? महर्षि सुश्रुत जो है विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सा से संबंधित सुश्रुत का ग्रंथ कौन सा है? सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कब कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को इरोड़ तमिलनाडु में जो है गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1913 को रामानुजन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किस गणितज्ञ के प्रोफेसर को गणित के प्रोफेसर को पत्र में 120 प्रमेय लिखकर भेजे थे? जी.एच. हार्डी। जी.एच. हार्डी जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर थे, उनको 120 प्रमेय लिखकर 16 जनवरी 1913 को भेजा था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उनको वहां बुला लिया था और वहां बुलाने के बाद वो उनके साथ ही अध्ययन करने लगे, उनके साथ ही शोध करने लगे और 9 शोध पत्र जी.एच. हार्डी और रामानुजन ने प्रकाशित किए थे। रामानुजन को उनके शोध पत्रों के आधार पर बिना परीक्षा दिए कब स्नातक की उपाधि दी गई? मार्च 1916 में। रामानुजन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनके शोध पत्रों के आधार पर ही मार्च 1916 में स्नातक की उपाधि से नवाजा गया। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीमाल नगर जो कि बीनमाल जालोर जिले में है, वहां महाकवि माघ का जन्म हुआ था। शिशुपाल वधम की रचना किसने की थी? महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के सूत्रधार कौन थे? मंडन। मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के सूत्रधार थे। मंडन किस कुल से संबंधित है? ये गुजरात के सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल से संबंधित है। गुजरात में सोमपुरा शिल्पज्ञ कुल था जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, उसी कुल से मंडन है। सोमनाथ को पुराणों में क्या कहा गया है? सोमपुर कहा गया है। देवता मूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडनम, वास्तुराज वल्लभम, वास्तुशास्त्रम, वास्तुमंडनम, वास्तुसार और वास्तु मंजरी नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? मंडन ने की थी इन सभी ग्रंथों की रचना। महर्षि पाराशर का जन्म कहाँ हुआ था? पुष्कर अजमेर में जो है महर्षि पाराशर का जन्म हुआ था। महर्षि पाराशर के किस ग्रंथ में गोधन पूजा, दीपावली के बाद पड़वा करने का वर्णन, वर्षा की भविष्यवाणी और कृषि पंचांग, यानी कृषि पंचांग से तात्पर्य कृषि कब करनी चाहिए, कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन सी नहीं बोनी चाहिए, किस प्रकार, तो कृषि से संबंधित सारी जानकारी उनके एक ग्रंथ है कृषि पाराशर, इसमें किया गया है। पाराशर को कृषि शास्त्र का प्रवर्तक भी कहा जाता है। चक्रपाणि मिश्र किसके दरबारी पंडित थे? महाराणा प्रताप के। विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, व्यवहार आदर्श और राज्याभिषेक पद्धति आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? चक्रपाणि मिश्र ने ही इन सभी ग्रंथों की रचना की थी। भूमिगत जल ज्ञान बताने वाले हरवा, हरवा मतलब पानी की उपलब्धता की दिशा और गहराई बताई जाती है, उसे कहते हैं हरवा, का उल्लेख किसने किया था? चक्रपाणि मिश्र ने इसका उल्लेख किया था। चक्रपाणि मिश्र ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लेकर वराहमिहिर की वृहत संहिता में एकत्रित सामग्री का उपयोग कर किस ग्रंथ की रचना की थी? विश्व वल्लभ की। हम्मीर रासो और शारंगधर संहिता नामक ग्रंथों की रचना किसने की? शारंगधर ने की। सारंगधर पद्धति में संगीत के किस लुप्त ग्रंथ का संक्षिप्त पाठ है? गांधर्व शास्त्र। गांधर्व शास्त्र जो है उसका संक्षिप्त पाठ है सारंगधर पद्धति में। संगीत के गुप्त ग्रंथ है, लुप्त ग्रंथ गांधर्व शास्त्र।
भारत के प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? पंचमार्क आहत सिक्के कहलाते हैं भारत के प्राचीन सिक्के। भारत सरकार के दस्तावेज कहाँ संरक्षित हैं? ये राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में संरक्षित है। भवन निर्माण की किस शैली को न्यो क्लासिकल शैली के नाम से जाना जाता है? नवशास्त्रीय जो शैली है उसको न्यो क्लासिकल शैली के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण किस शैली की विशेषता थी? नवशास्त्रीय शैली की विशेषता थी बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण। नवशास्त्रीय शैली से बंबई के टाउन हॉल का निर्माण कब किया गया था? 1833 ईस्वी में जो बंबई में टाउन हॉल बनाया वो नवशास्त्रीय शैली के आधार पर बनाया गया था। बंबई में सचिवालय, बंबई विश्वविद्यालय और बंबई का उच्च न्यायालय और विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली में निर्मित है? ये सब नवगाथिक शैली है उसमें निर्मित है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय कौन सा था? विक्टोरिया टर्मिनस जो मुंबई में है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का रेलवे स्टेशन था और मुख्यालय था। भारतीय और ईरानी शैली का मिश्रण कौन सी शैली थी? इंडो सार्वजनिक शैली थी। 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली में किया गया है? गुजराती शैली में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब? 1911 में। किस शैली में हुआ? गुजराती शैली में। कौन सा राजा था उस समय? जॉर्ज पंचम। राजा रवि वर्मा का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से, जो कि त्रावणकोर के राजा थे। राजा रवि वर्मा को उत्कृष्ट कला कौशल और जीवन चित्र कलाओं के कारण किस नाम से संबोधित किया जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है राजा रवि वर्मा को, पूर्व का राफेल। अब देखिए कक्षा 8वीं के इतिहास का एक पार्ट 3 है, आखिरी भाग है और इस आखिरी भाग में सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो इतिहास के भाग 1 और भाग 2 कक्षा 8वीं के पहले अपलोड किए जा चुके हैं और कक्षा 6ठी और कक्षा 7वीं के कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए तो आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी यहाँ से मिलेगी ताकि आप रीट के एग्जाम में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। मधुबनी शहर की मधुबनी चित्रकला क्या कहलाती है? मिथिला चित्रकला कहलाती है। मधुबनी शहर की मधुबनी चित्रकला। उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी को क्या कहा जाता है? पट्टचित्र। पट्टचित्र जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, सभी को पता हुआ है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? ढाका में। 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था ढाका में। महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1895 में भारतीयों के सहयोग से महात्मा गांधी ने जो है नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने शैतान की करतूत किस कानून को कहा था? रोलेट एक्ट को शैतान की करतूत कहा था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को कौन सा दिवस मनाने का आह्वान किया था? अपमान व याचना दिवस मनाने का आह्वान किया था 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? वैसाखी के दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जो है खिलाफत आंदोलन के नेता थे। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, यह किसने कहा था? भगत सिंह थे। भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसी कारण उन्होंने जो केंद्रीय जो परिषद है उसमें बम फेंके थे। 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
HSRA की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह और उनके अन्य जो साथी थे उन्होंने मिलकर जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1928 में दिल्ली में। केंद्रीय विधान परिषद में भगत सिंह ने कब बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। विधान परिषद में बम फेंकने के दौरान भगत सिंह के साथ कौन थे? BK दत्त जो है भगत सिंह के साथ थे। दांडी में नमक कानून की अवहेलना गांधी जी द्वारा कब की गई? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून की अवहेलना की गई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जो 1925 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। मौलाना आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जिनका उपनाम राजा जी भी था? सी राजगोपालाचारी जो है पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, इनको उपनाम जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर मनाया गया था। इसमें हिंदू और मुसलमानों के आपस में लड़े, उसे कहा गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसे हम दंगे कहते हैं। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। सोवियत संघ की सहायता से भिलाई में इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? 1959 में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर कब बनाया गया? 1960 में। इस प्रकार से ये आपके कक्षा 8वीं की इतिहास की पुस्तक में दिए गए सामाजिक अध्ययन के सारे प्रश्न पूरे होते हैं, और आप इस प्रकार सारे प्रश्नों का अध्ययन इन वीडियोस में कर सकते हैं। 3 भागों में कक्षा 8वीं के वीडियो को बनाया गया है, जबकि कक्षा 6 और कक्षा 7 के जो वीडियो बनाए गए हैं वो एक-एक भाग में ही है, तो आप आसानी से उनको 1 बार या 2 बार उसको इस प्रकार देखिए कि मैक्सिमम 2 बार आपको देखना पड़े, और 2 बार में आपको 6ठी, 7वीं, 8वीं के वीडियो आपके याद हो जाएँ, कंप्लीट हो जाएँ और सारे प्रश्न आपके माइंड में सेट हो जाएँ। तो उसको आप आराम से देखिए, समझते हुए देखिए, और अपना सिलेक्शन रीट एग्जाम में पक्का कीजिए। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।